बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि बहुत फ्रेंड्स ने उसकी रिक्वेस्ट की, बहुत को पसंद भी आया, तो मैंने सोचा इसी सीरीज़ को भी कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने साइंस पोर्शन लिया था पिछली वीडियो में, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं ताकि मैं उनको एक्सप्लेन भी करूं, ताकि आपको फ़ायदा भी मिले और आप ये जांच भी सको कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी MCQs ले आऊँ। और रही बात मैथमेटिक्स की, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हैं, और साइंस पोर्शन की, तो कल इंशाल्लाह संडे है, कल मैं दिन में बस 5-6 वीडियो बना के रखूँगा जो मैं नेक्स्ट डेज में अपलोड करूँगा। क्योंकि बिजी शेड्यूल था पिछले दिनों, इसलिए नहीं बना सका, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो है, विच मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी जिंक, सी कॉपर और डी सिल्वर, ठीक है। तो आप अपना क्वेश्चन, आप आंसर लिख लीजिए कहीं पे, आप लास्ट में चेक कीजिएगा कितने ठीक हुए आपके। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 मेटल्स में से सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है। रिफ्लेक्टर आपको पता होगा, रिफ्लेक्शन, लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ती है, अगर उसने उसको वापस दिया, लाइट को वापस दिया वहाँ से, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है इनमें से, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर जो है वो है डी सिल्वर। क्योंकि आपको पता है जो हमारे शीशे होते हैं ना, मिरर्स घर पे, उनके पीछे जो लगी होती है ना कोटिंग, वो इसी सिल्वर की लगी होती है, ताकि जब हम उसमें अपने आप को देखें और हमारे जो चेहरे से जो लाइट वहाँ पे जाए वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आए, ताकि हम अपनी इमेज अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ ए एल्युमिनियम, बी बोरान, सी कॉपर, डी डायमंड। बॉक्साइट जो है ये किसका इंपॉर्टेंट ओर है। तो जिसने पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं देखे वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे मैंने और वगैरह का कंसेप्ट और ट्रिक भी बताई थी कि आपको याद कैसे रखना है। तो और किसको हम कहते हैं, देखिए जो मेटल्स होते हैं, जो चाहे एलुमिनियम हो चाहे आयरन हो, ये सब तो मिलता ज़मीन से ही है, ज़मीन से निकालना पड़ता है। तो ज़मीन से जब हम इसको निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी साथ होती है। तो जब भी ये ज़मीन से हम निकालते हैं तो कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है अर्थ में, मतलब बहुत सारी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जिस फॉर्म में इसको निकालना सबसे इजी हो जाएगा, मान लो आपने कहीं से निकाला, उसमें एल्युमिनियम भी था, उसमें सैंड थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। दूसरी जगह भी निकाला, वहाँ पे भी एल्युमिनियम था, वहाँ पे सैंड थी, वहाँ पे उसके साथ आयरन भी मिला हुआ था। तो जिस जगह पे आपको इसमें से ये एल्युमिनियम निकालना आसान हो जाएगा और चीपली हो जाएगा, पैसे कम लगेंगे, उसको हम ओर कहते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो बॉक्साइट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ओर कहलाया जाता है, किसका, एल्युमिनियम का। बहुत ही मशहूर ओर है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन। देखिए हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है, एक तो जो हम खाते हैं, जब उसको डाइजेशन उसकी हो जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको हर किसी सेल के तक पहुंचाना ब्लड का काम होता है। दूसरा काम ब्लड का होता है, जो हम ऑक्सीजन पीते हैं रेस्पिरेशन में, उस ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और भी बहुत सारे काम है ब्लड को, हमारी बॉडी को वार्म रखना, ठीक है। तो ये ब्लड बनता कहाँ पे है, हमारी बॉडी में। तो आप याद रखिएगा जो ब्लड है ये बनता है बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो जो होती है उसी में हमारा ब्लड बनता है। हमारा ब्लड एक्चुअली बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड, जो ये ना ऑप्शन सी जो प्लाज्मा है, इसका मतलब है जो हमारे ब्लड में वो फ्लूइड होता है ना, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा में कुछ सेल्स होती है, जैसे RBC, रेड ब्लड सेल्स, इनकी वजह से ही हमारा खून रेड होता है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से। दूसरा एक होता है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। इनका नाम वाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन वाइट होते नहीं है ये, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जिनका काम होता है अगर कभी जख्म वगैरह आए तो उसको ठीक करना है, ठीक है, क्लॉटिंग करना, तो प्लेटलेट्स का काम होता है। WBCs का काम हमने पिछली वीडियो में भी देखा, ये हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। तो ये RBC का काम होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करना हमारी बॉडी में। तो इनकी वजह से ये जो सेल्स होती है ना, ये इस प्लाज्मा में होती है, इस चारों को हम कलेक्टिवली ब्लड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या था, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे।
18 सितंबर, 16 सितंबर, 12 मार्च, 10 मार्च। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड ओजोन डे, आपको पता है ओजोन एक लेयर होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर ऊपर होता है एक लेयर ओजोन का जो हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत चीज़ों से। तो उसके मुतलिक, उसको अवेयर करने के मुतलिक, उसकी प्रोटेक्शन के मुतलिक, ताकि ओजोन को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, जो कि पहुँचा था या पहुँच रहा है, उसके लिहाज लोगों को अवेयर करना इस बारे में, तो एक दिन मनाया जाता है। तो कब वो दिन मनाया जाता है आपको ये बोलना है। तो आप याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, ऑप्शन ए पुपिल, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो हमको बताना है कि इंसान जो भी कोई चीज़ देखती है तो उसकी इमेज बनती है हमारे आई के अंदर। ठीक है ना, तभी जब हम किसी को देखते हैं ना, जो हमें वो दिख रहा है तो वो एक्चुअली इमेज एक बनती है उसकी। ठीक है ना, मेरे आँखों के अंदर। तो वो इमेज कहाँ पे बनती है, पुपिल, रेटिना, आइरिस और कॉर्निया। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेटिना। रेटिना ही वो स्क्रीन होती है जिस पे कोई भी इमेज एक इंसान की आँख में बनती है। ठीक है, पुपिल होता है जो हमारी ये आँख के ना सामने ये होल है छोटा सा, ठीक है ना, उसको पुपिल कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी इज कंटिन्यूअसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू ए न्यूक्लियर फिशन, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, सी रेडियो एक्टिविटी, डी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। हमें बताना है जो सन होता है ना वहाँ पे कंटिन्यूअसली एनर्जी बनती है, कंटिन्यूअसली जनरेट होती है, जो हम तक पहुँचती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो हमें बताना है वहाँ पे एनर्जी इतनी जनरेट कैसे होती है, उसके पीछे कौन सा रीज़न है, न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी वो यहाँ पे चला गया लेकिन मैं बताता चलूँ, उसका करेक्ट आंसर क्या था, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन उसका करेक्ट आंसर था। फिशन जो पहला ऑप्शन था ना, न्यूक्लियर फिशन, वो होता है जब एटम बम वगैरह जब फूटता है ना तो वहाँ पे फिशन होता है। फिशन का मतलब होता है टूटना, वो टूट जाता है उस टाइम। ठीक है, फ्यूजन का मतलब है जुड़ जाना। सन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं ना, हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं और हीलियम बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस बन के हीलियम बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है, इस वजह से उतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, विच विटामिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कौन से विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली होती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी। तो आपको विटामिन का वीडियो जिसने भी देखा होगा उसने आई गेस सही ही कहा होगा कि विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज वोल्ट, एम्पियर, ओम, जूल। आई थिंक सबको पता होगा एसआई यूनिट क्या है इनका। देखिए एसआई यूनिट क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। जैसे मान लो कश्मीर में जो है ना कोई चीज़ अगर हम यहाँ पे तोलते तो हम हमारे अपने मीटर्स थे, अगर आपने घर वालों से सुने होंगे तो बहुत सारे जैसे मन वगैरह का यूज़ किया जाता थे। ठीक है, किसी चीज़ को तोलने में। मान लो अमेरिका में कुछ और होता, या इस तरीके से मैं एग्जांपल दूं, जैसे पी प्लांट है, ठीक है ना, कश्मीरी में पी प्लांट को या हम तो मटर कहते हैं या उर्दू में मटर कहते हैं, अंग्रेज़ जो है ना वो पी कहते हैं, मलयालम वाले जो है ना, तमिल वाले अपनी ज़बान में कुछ और कहते होंगे। तो एक ज़रूरत पड़ती है दुनिया में, कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आप कहीं पे भी जाए वो चेंज ना हो। आप अगर उनको कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उनको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, वैसे ही जो यूनिट्स है ना कोई चीज़ मेजर करने के लिए तो ये वैरी होते थे। कश्मीर में किसी और चीज़ से मेजर किया जाता था, बाहर किसी और चीज़ से मेजर किया जाता था। तो फिर जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए ताकि दुनिया में यही यूनिट इस्तेमाल हो जाए, तो उनको हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो करंट का जो एसआई यूनिट है, करंट का एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, याद रखिएगा। वोल्ट जो है ना, वोल्ट जो ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का जो है ना ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो एम्पियर जो है वो करंट का एसआई यूनिट है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस का है और जूल जो है ये एनर्जी का है, याद रखिएगा। जूल एनर्जी का है, ओम रेजिस्टेंस का है और एम्पियर जो है वो करंट का है, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम
एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, अल्फा रेज। तो याद रखिएगा ओजोन जो मैंने अभी कहा, हमारे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, जो बना हुआ है। अगर कोई आपको पूछे कि ओजोन की फार्मूला क्या है, तो ओजोन की फार्मूला है O3। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ओजोन को बनाते हैं, मतलब बहुत सारे वहाँ पे O3 मॉलिक्यूल्स है जिनकी वजह से ओजोन लेयर वहाँ पे है। तो ओजोन लेयर हमें किस चीज़ से बचाता है? क्योंकि जो सन है ना, वहाँ से जो लाइट आती है, लाइट में बहुत सारी रेज है। जो हमें दिखती है लाइट इतनी ही नहीं है, इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लाइट है जिसमें एक्सरे, गामा रे सारी उसमें आती है। तो हमें बताना है ये जो ओजोन है हमें किस चीज़ से प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो यूवी रेज है जिनको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इन चीज़ों से बचाता है, इनको रोकता है वहाँ पे। अच्छा, अगर ये आए यहाँ पे, मान लो यूवी रे जो है ना, उन्होंने पेनिट्रेट किया ओजोन को और ज़मीन पे आ गए, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा यूवी रेज की वजह से कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। क्योंकि हर किसी इंसान में ना कैंसर के लिए जो जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इन इनएक्टिव स्टेट। अगर यूवी रेज आए तो ये एक कार्सिनोजेन का काम करती है, मतलब ये उस कैंसर जीन को एक्टिवेट कर सकती है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो यूवी रेज अगर ज़मीन पे आए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। ओजोन हमें इस चीज़ से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूकेमिया इज़ डिजीज़ ऑफ स्किन, ब्लड, नर्व्स, लंग्स। ये किसकी बीमारी है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये ब्लड की बीमारी है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में, जो मैंने अभी बताया, WBCs होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए, एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा अगर WBCs हमारी बॉडी में बनने लगे, तो उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ये ब्लड की बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्विक लाइम इज़ द कॉमन नेम फॉर। क्विक लाइम हम किसको कहते हैं? जैसे कॉमन नेम होते हैं जो मैंने पिछली बार भी बताया, जैसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं, जिसको साल्ट कहते हैं उसका एक्चुअल नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। सेम केस क्विक लाइम हम किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा क्विक लाइम जो है ना, वो हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे सोडियम आएगा, वहाँ पे सोडा ऊपर आएगा कॉमन नेम में। यहाँ पे जो था नहीं, तो पहले 2 ऑप्शन में एक था, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टेम्परेचर विच हैज़ द सेम रीडिंग ऑन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल इज़। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल के बारे में, और मैंने ये भी बताया था अगर हमें कोई चीज़ सेल्सियस में दी गई हो तो उसको हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे वो फार्मूला मैंने दी हुई है। तो ये क्वेश्चन आप उस फार्मूला के ज़रिए करोगे, लेकिन मैं आपको आंसर तो बता के रखूँगा, गेस करके रखूँगा आपको। देखिए याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में ना ऐसे आंसर होंगे जो आपस में टकराते हैं, जैसे 40 और -40 दिया हुआ है, ठीक है ना, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो याद रखिएगा इन दो में से एक ऑप्शन होगा। तो मैं बताता चलूँ, या तो 40 ऑप्शन है या -40। पिछले वीडियो में जो मैंने फार्मूला दी है उसको यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल के कमेंट में बोल दीजिएगा क्या आंसर निकला आपका, ठीक है। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज़ मेड ऑफ। फिलामेंट, जो हमारे पास बल्ब होते हैं ना, उसके बीच में जो वो एक जो फिलामेंट होता है जो एक्चुअल में जलता है, जिससे रोशनी आती है, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? क्या वो ग्रेफाइट की बनी होती है, आयरन की, टंगस्टन की, या मरकरी की? तो याद रखिए ग्रेफाइट जो है ना, ये पेंसिल वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। आयरन तो होता नहीं, वो हमें पता है। मरकरी जो तो एक तो एक्चुअल में लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ही, तो वहाँ बल्ब में क्या करेगा, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है टंगस्टन। टंगस्टन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो फिलामेंट बल्ब का जो बीच का हिस्सा होता है ना, फिलामेंट जो एक्चुअल में रोशन होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs? लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन, किडनी। आपको बताना है ग्रेव यार्ड किसको कहते हैं? कब्रिस्तान। RBCs का ग्रेव यार्ड। RBCs अभी मैंने बताया था, ब्लड में एक सेल होती है रेड ब्लड सेल, जिनकी वजह से हमारा खून रेड होता है। जब वो मरती है, उनकी जो RBCs की जो लाइफ होती है ना, बहुत कम होती है। कितनी? 120 डेज, क्योंकि इनमें जो है ना न्यूक्लियस नहीं होता है, तो 120 डेज इनकी एज होती है, बहुत कम होती है। जब ये मरते हैं तो ये कहाँ पे मरते हैं? वही ग्रेवयार्ड, उसी को कहते हैं। कहाँ पे मरते हैं? क्या लिवर में मरते हैं, बोन मैरो, स्प्लीन, किडनी, ठीक है। तो आपने अभी देखा बोन मैरो में तो बनते हैं, ब्लड तो बोन मैरो में बनता है। किडनी आपको पता है ये एक्सक्रीशन में मदद देता है, पिछले वीडियो में हमने देखा। तो बचता है लिवर और स्प्लीन, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ये स्प्लीन है ना, स्प्लीन इज़ द करेक्ट आंसर। इसको ही कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट तो मैंने अभी बताया। अब फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, पास्कल, हर्ट्ज, ओम। तो आप शार्ट में याद रख सकते हैं। देखिए मीटर तो लेंथ का है कि नहीं है। ओम जो है ना वो तो रेजिस्टेंस का है। पास्कल जो है वो प्रेशर का है। तो बचता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मीटर लेंथ का, ओम रेजिस्टेंस का, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब पास्कल और हर्ट्ज बचा। पास्कल जो है वो आई गेस या प्रेशर का ही है और बचता है हर्ट्स। हर्ट्स इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो हर्ट्स है। ठीक है, एच जेड इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड जो है ना, ब्लैक बोर्ड जिससे जो चाक से लिखते थे जिसके ऊपर, वो ब्लैक क्यों दिखता है? तो ऑप्शन पहले अच्छी तरीके से समझिए। इट रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, जो हर कलर को वापस देता है। इट डज नॉट, सॉरी यहाँ पे इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, नॉट भूल गया हूँ। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी कलर को वापस नहीं देता है। इट एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब करता है या ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो याद रखिएगा जो सन से लाइट आती है ना वो 7 कलर्स की बनी होती है जिनको हम वेवगाइड कहते हैं। वेवगाइड, वेवगाइड का मतलब है वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन 7 कलर को जब ये मिलते हैं ना तो वाइट कलर बनता है। अब कोई चीज़ हमें रेड नज़र क्यों आती है? तो याद रखिएगा जब उस पर लाइट पड़ती है ना, अगर उसने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सॉरी इन 6 को अगर इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अपने पास रखा और रेड को वापस दिया, रिफ्लेक्ट किया, रेड को रिफ्लेक्ट किया, तो वो रेड लाइट ना हमारी आंखों पे आ जाती है तो हमें वो चीज़ रेड नज़र आती है। हमें कोई चीज़ येलो क्यों नज़र आती है? क्योंकि उस टाइम वो जो सबस्टेंस होता है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड 6 लाइट इसको एब्जॉर्ब करता है और येलो को रिफ्लेक्ट करता है। तो याद रखिएगा जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना वैसे ही हमें वो चीज़ नज़र आती है। अगर येलो रिफ्लेक्ट होगी तो हमें येलो नज़र आएगी। तो जो ब्लैक हमें कोई चीज़ क्यों नज़र आती है? जब कोई चीज़ साथों के साथों कलर अपने पास रखे ना तो हमें क्या होता है, वो चीज़ ब्लैक नज़र आती है क्योंकि उसने वहाँ से वापस हमें कुछ दिया ही नहीं। जब दिया ही नहीं तो हमें वहाँ पे अंधेरा नज़र आता है। दैट इज़ वाई हमें वो ब्लैक नज़र आता है। अगर कोई चीज़ साथों कलर वापस देगी तो हमें वो वाइट नज़र आता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्कूलों में जो है ना जो समर्स होते हैं वहाँ पे वाइट शर्ट रखी जाती है क्योंकि वाइट जो है ना कोई भी लाइट अपने पास नहीं रखती, सब वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो गर्मी की ना चांसेस कम हो जाते हैं कि हमें जो है ना गर्मी हो जाए। ठीक है, उसके बरक्स आप कभी नहीं देखोगे कि किसी स्कूल ने जो है ना ब्लैक शर्ट रखी होगी क्योंकि ब्लैक तो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, किसी भी कलर को वापस नहीं देता, साथों के साथों कलर अपने पास रखता है। दैट इज़ वाई जो है ना ये ब्लैक हमें दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन। देखिए अक्सर गलती यहाँ पे हो जाती है, ये पंचायत में भी पूछा गया था क्वेश्चन, लिवर लिखते हैं क्योंकि हमें अक्सर पढ़ाया जाता है लिवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। वो सही बात है अगर ऑप्शन डी ना होता, स्किन। आपको पता है स्किन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है। अगर स्किन ऑप्शन में ना हो देन लिवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना वो स्किन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब चलते हैं। ए लिक्विड हैविंग pH 12 इज एक लिक्विड है उसका pH 12 है। अब pH क्या है अभी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो जो है ना लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स है उन पे डिटरमाइन होता है pH। तो यहाँ पे मुझे कुछ सिखाना है आपको। अगर pH की स्केल जो होती है ना वो होती है 1 से 14 तक, बीच में 7 रख लो। अगर कोई लिक्विड हो और आपको कहा गया हो कि उसका pH 1 और 7 के बीच में है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो याद रखिएगा वो एसिड कहलाता है। जिसका pH 1 से लेके 7 के दरमियान हो उसको एसिड कहा जाता है और जिसका pH 7 से लेके 14 तक हो, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, वो बेस कहलाता है। और जो अब बीच में बचा ना 7, अगर किसी का pH 7 हो, जैसे वाटर का है 7, तो उस टाइम वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लिक्विड जो इसका pH 12 है तो 7 से ज़्यादा है तो बेस कहलाएगा। ठीक है, इट इज़ ए बेस। 7 से ज़्यादा होगा बेस, 7 से कम होगा एसिड, 7 होगा न्यूट्रल। बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
विच आर द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल होता है कुदरती, जो ऊपर वाले ने हमें रिसोर्स दिए हुए उनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब है जो फिर से रिन्यू हो जाता है, फिर से बनता है, मतलब ख़त्म होने के बहुत कम चांसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहा जाता है। तो आप देख लिए कोल कोई रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, क्योंकि कोल के ख़त्म होने के इम्कानात है। कोल जो ज़मीन में है, अगर वो ख़त्म होने के मतलब कहा जाता है, जैसे हम यूज़ करते हैं ना कोल और पेट्रोलियम को, विद इन 100 ईयर या कुछ ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, कोल और पेट्रोलियम, बिकॉज दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, कि वो नेचुरल रिसोर्स तो है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, फिर से नहीं बन रहे हैं बहुत क्विकली, उनको टाइम लगता है बनने में। लेकिन सोलर एनर्जी जो लाइट आती है ना सन से, बिकॉज सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दुनिया में जितनी भी एनर्जी है वो सन से ही मेनली आती है। तो सोलर एनर्जी क्योंकि ख़त्म होने वाली नहीं है, ख़त्म जब सोलर एनर्जी होगी तब तो दुनिया भी ख़त्म होगी। तो हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है इट इज़ ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सोलर एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसेप्टिक? इनमें से एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक जो जर्म से हमें बचाता है, अगर कभी चोट आए कुछ आए तो उसको हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन है IBR-FN। तो आपको ये सिंबल याद रखने होंगे। आई का मतलब आयोडीन, BR का मतलब ब्रोमीन, F का मतलब फ्लोरीन, N का मतलब नाइट्रोजन। तो हम सबको पता है, अगर अब खेलते खेलते कभी भी कुछ भी हो जाए, चोट आ जाए, जब भी हम जाते तो वहाँ पे हमें आयोडीन लगाया जाता है ना। दिस आयोडीन इज़ एन एंटीसेप्टिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू वेरी मच।